जलियांवाला बाग कत्लेआम, जिसको खूनी बैसाखी भी कहते हैं क्योंकि आज बैसाखी का भी दिन है पंजाब का, ऐसे सैकड़ों अंग्रेजों के जमाने में कत्लेआम हुए। उन सबको भुला दिया गया। आजादी के बाद उसको याद किया जाना चाहिए था, उसको लोगों को बताया जाना चाहिए था, वो स्कूल कॉलेजों की किताबों में होना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं है। आज जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं है, लेकिन अखबारों में दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि मोदी जी का बयान है कि वो बंगाल से सारे घुसपैठिए यानी मुसलमान जो हैं उनको बाहर कर देंगे। एक बहुत ही शर्मनाक बयान यूपी के चीफ मिनिस्टर जो वहां पर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बंगाल के अंदर ममता जो है उर्दू को लागू कर देंगी, वहां पर उर्दू भाषा को। मतलब ये बंदा जो है, ये चीफ मिनिस्टर जो है, ये भारत के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना है। बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताते हैं और इनको ये पता नहीं है कि बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने का तय किया था बंगला जबान के ऊपर। कितना कितना घटियापन! क्या कहेंगे इनको, क्या बताएंगे? बस ये है कि इन्होंने इस देश का सत्यानाश करना है। इस देश के दुश्मन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब है। वो नहीं है, इस देश के दुश्मन मुसलमान है, बस उनको खत्म करना है। हमारे देश के अंदर जलियांवाला बाग पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सारे देश के अंदर कितने डिटेंशन कैंप शुरू किए जा रहे हैं। कल 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 से बड़ी खबर चल रही है। ये मुसलमानों के लिए ये सब किया जा रहा है। लगभग 10 से 20 हजार लोग जलियांवाला बाग के अंदर जुटे थे और ये वहां का जनरल था, डायर पंजाब का गवर्नर था, और उसके अंडर में एक ब्रिगेडियर था, जनरल रेनॉल्ड डायर, जो पंजाब का गवर्नर था। उसने आदेश दिया ब्रिगेडियर डायर को कि तुम सेना लेकर जाओ और सेना लेकर ये जो सभा हो रही है इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये पंजाब जो है सारी जिंदगी याद रखेगा। ब्रिगेडियर जनरल अंग्रेज लेकर जाता है उनको, और ये कत्लेआम करने के अंदर किन का सहारा लेते हैं? वो सारे हिंदुस्तानी थे जो आज हम देख रहे हैं देश का सत्यानाश करने के लिए आरएसएस बीजेपी के लोग, जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी और हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं। और मशीन गनों से फायरिंग की गई। बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था। हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग, और उसकी कभी गिनती नहीं की गई। जो दस्तावेज हैं, अंग्रेजों के दस्तावेज हैं, उसमें 20,000 के करीब लोग जमा थे। हजारों लोग मारे गए होंगे, लेकिन आजादी के बाद भी हमने उनका कोई ब्यौरा, जो पाकिस्तान में, और ना हमने अपनी यहाँ, ये इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, वहां पर भी मैं नहीं समझता हूं कि उसकी कोई जगह उन्होंने इकट्ठा की है। स्वयं इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि अंग्रेज सत्ता के विरोध के केंद्र केवल बंगाल और पंजाब ही नहीं थे, सारा देश के अंदर था। वतन की खातिर जो अपनी जान दिया करते हैं, मरते नहीं है, वो हमेशा के लिए जिया करते हैं। उर्दू जबान के अंदर है। एक मुसलमान शायर की नज्म है जो जब्त की गई, बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली। वो हमारे इसके अंदर वो फोटो आएंगे, कैसे हिंदू मुसलमान सिखों को तीनों को बिठाकर उनको पेट के बल रंगवाते थे। वो फोटो, हम ओरिजिनल फोटो जो मैंने हासिल किए हैं, वो स्वतंत्र पर आप देखेंगे। वो क्या करते थे, ये हिंदू मुसलमान की जो एकता थी उसको उसको उसका अपमानित करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए उनको एक साथ करके उनको उनके गले में जूते डाल दिया करते थे और उनको लाहौर और अमृतसर की गलियों में और पंजाब के शहरों के अंदर चलवाया करते थे। तीन की पंक्ति बनाते थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख। ये जो जलियांवाला बाग की कुर्बानियों की जो दास्तान है वो पूरी नहीं होगी अगर हम इनकी कुर्बानी की बात ना करें, उधम सिंह की कुर्बानी की बात नहीं करें। हमारे देश की जो आजादी है, हमारे देश का जो ढांचा है, हम जो हिंदू मुसलमान सिखों ने मिलकर ये देश बनाया, जिसकी लड़ाई की वजह से आरएसएस कांग्रेस से अलग होकर, हेडग्वार अलग होकर कहा था, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमान सिखों का साझा देश चाहती है, हम नहीं मानते हैं। हम तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं है, हमको मुसलमानों से दुश्मनी है। साफ लिखा हेडग्वार और आरएसएस के जितने भी दलाल हैं, अंग्रेजों के जितने भी दलाल हैं। तो इसको हमको अच्छे तरीके से समझना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज की जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में आपने ईरानी लोगों का जज्बा देखा था कि कैसे अपने देश के लिए सड़कों पर खड़े हो गए थे। उन्हें पता था कि बम गिरेंगे, उन्हें पता था गोलियां चलेंगी, लेकिन उनका जज्बा डगमगाया नहीं।
लेकिन क्या आपको पता है, क्योंकि आजकल खबरें, इतिहास सब खत्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, कि आज से, जी हाँ, आज 13 अप्रैल है, आज से ठीक 106 साल पहले हम भारतीय भी एक साथ खड़े हुए थे, हाथ में हाथ डाले खड़े हुए थे और अंग्रेजों की गोलियां सबने मिलकर सीने में खाई। जी हाँ, जलियांवाला बाग की हम लोग बात कर रहे हैं। बड़ा आज मैंने कई अखबार देखे, मैंने चाहा कि शायद इस पे कुछ खबर होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं था। हमें पता है कि खबरें नहीं बताई जा रही हैं, इसीलिए द स्वतंत्र की ये ज़िम्मेदारी है कि आपको वो ज़रूर बताया जाए, जब हम लोग एक साथ खड़े होते थे, एक जज़्बे के साथ खड़े होते थे अपने देश के लिए, यही हमारी विरासत थी। और इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। शमशुल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। तब आज का दिन 13 अप्रैल है। कभी जी। इस दिन को खूब मनाया जाता था, बताया जाता था, अब चर्चाओं में भी धीरे-धीरे गायब हो गया है। 4 अखबार हमारे के यहाँ आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, सबको मैंने इसी उम्मीद से पढ़ा कि कुछ मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। पर इसीलिए कुछ हमारा नहीं। फर्ज़ है कि लोग जाने उस वक़्त को हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या उनके लिए जानना ज़रूरी है। साहब, क्या छुपा है इतिहास के इस बार दस्तावेज़ों में? जी, आपने बहुत सही जलियांवाला बाग कत्लेआम जिसको खूनी बैसाखी भी कहते हैं क्योंकि आज बैसाखी का भी दिन है पंजाब का। नया साल है, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार है, हिंदू, मुसलमान, सिखों का सबका वहाँ का बैसाखी जो है। तो 107वां साल ये शुरू हो गया है उस कत्लेआम को। और ये जो कत्लेआम है जलियांवाला बाग का, ऐसे ऐसे सैकड़ों अंग्रेजों के ज़माने में कत्लेआम हुए, उन सबको भुला दिया गया। और ये जो एक बहुत बड़ा कत्लेआम था, जिसके लिए अंग्रेजों तक ने एक हंटर कमीशन बिठाया था और उसकी उसके सारी तमाम डिटेल्स देश को पता लगी थी। वो वो आज़ादी के बाद उसको याद किया जाना चाहिए था, उसको लोगों को बताया जाना चाहिए था, वो स्कूल कॉलेजों की किताबों में होना चाहिए था, लेकिन वो सब नहीं है। बल्कि आपने सही फरमाया कि मेरे यहाँ भी ये अखबार आते हैं और 2 और आते हैं। और उसमें कहीं पर भी जलियांवाला बाग क्या था, क्यों हुआ था, उसका कोई ज़िक्र नहीं है। यानी ये जो मोदी और उसके जो मुख्यमंत्री हैं, वो हर छोटी-सी बात पर पूरा फ़ोटो के साथ बधाई के बड़े-बड़े फुल पेज के मैसेजेस आते हैं। तो लेकिन जलियांवाला बाग की याद किसी को नहीं है, और वो इस देश के जो शासक हैं, वो क्यों नहीं याद कर रहे हैं, उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये यानी आज जलियांवाला बाग का जिक्र नहीं है, लेकिन अखबारों में 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि मोदी जी का बयान है कि वो बंगाल से सारे घुसपैठिए यानी मुसलमान जो हैं उनको बाहर कर देंगे। और एक बहुत ही शर्मनाक बयान यूपी के चीफ मिनिस्टर जो वहां पर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बंगाल के अंदर ममता जो हैं, वो उर्दू को लागू कर देंगी, वहां पर उर्दू भाषा को लागू कर देंगे। यानी वहां के मुसलमानों के खिलाफ इतना इतना जहर उगलना। और बात यह है कि उसके बाद वो ये भी बोलते हैं कि वहां के जो मुसलमान बंगाली हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। पर इस मतलब ये बंदा जो है, ये चीफ मिनिस्टर जो है, ये भारत के संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बना है, बहुत बड़े पद पर है। ये देश का जो सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य, उसके मुख्यमंत्री, उन्होंने भारत के संविधान के लिए शपथ दी है। ये बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी बताते हैं, और इनको ये पता नहीं है कि बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने का तय किया था बंगला जबान के ऊपर। पाकिस्तान से अलग होने का बांग्लादेश ने जो तय किया वो ये था कि जब जिन्ना साहब 1948 में गए ढाका, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में ये कहा कि कोई बंगाली वंगाली नहीं चलेगी, ये जो हमारी जबान है, पाकिस्तान की जबान जो है उर्दू है, वो चलेगी। उसके खिलाफ जो विद्रोह शुरू हुआ था, उसके बाद ही एक हफ्ते में वहां सैकड़ों सैकड़ों बंगाली मुसलमान हिंदू वो मारे गए थे फायरिंग के अंदर। आर्मी, अमरीकी पाकिस्तानी आर्मी ने जो वहां पर किया था।
किस लिए? कि हमको हमको बंगाली चाहिए, हमको बांग्ला भाषा चाहिए। हम उर्दू बंगाल के, पाकिस्तान की जबान है, हमारी जबान नहीं है, और इसी से सन 1971 के अंदर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कितना कितना घटियापन! मैं आपसे कहूंगा कि क्या इसको कहेंगे, क्या इस तरह समझदारी का, कि बंगाली जिन्होंने, मुसलमान बंगाली, बांग्लादेश के बंगाली जिन्होंने बीसियों हजारों कुर्बानियां दी, उनकी दसियों हजार बंगाली बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ, वो जेनोसाइड कितने साल चलता रहा, और भारत ने उसमें दखल दिया था, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। तो उसके बावजूद आज आप ये बताइए कि कोई एक बंदा होकर क्या कहेंगे, इनको क्या बताएंगे? बस ये है कि इन्होंने इस देश का सत्यानाश करना है। इस देश के दुश्मन महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब है, वो नहीं है। इस देश के दुश्मन मुसलमान है, बस उनको खत्म करना है। तो ये कहां देश को लेकर जा रहे हैं, उसको समझ ले। इसीलिए इन सारे लोगों की जो घटिया राजनीति है, जो मुसलमान विरोधी राजनीति है, वो उसको वो कितनी खतरनाक है, और हमारी विरासत जो है, ये 106 साल पहले हमारे देश में क्या हो रहा था, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी इनको हम विफल कर पाएंगे, तभी इनको हम हाशिए पर फेंक पाएंगे इस तरह की राजनीति को, तभी हम उसको कूड़ेदान के अंदर डाल पाएंगे इस राजनीति को। देखिए मेरे दोस्तों, सुनने वाले दोस्तों, कि 13 अप्रैल सन 1919 को एक विरोध प्रदर्शन, उससे पहले हुआ यह था कि सन 1919 के शुरू में रॉलेट एक्ट एक पास किया गया था। रॉलेट एक्ट ये था जो आज यूएपीए है। यूएपीए भी उतना खतरनाक नहीं था जितना रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट यह है कि जो भी सरकार विरोधी राजनीति है, उसको आप बिना सबूत के जेल में डाल देंगे, और वो जो है मुजरिम नहीं है, उसका सबूत उसने देना है। मुजरिम है आप, इसने, स्टेट ने, प्रोसिक्यूशन ने नहीं सबूत देना है, वो आपने देना है, जो आज यूएपीए में, जिसमें हजारों हजारों लोग जेलों के अंदर पड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, पत्रकार, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स जेलों के अंदर पड़े हैं। जिसका जिसका सहारा लेकर, उसी तरह के कानूनों का सहारा लेकर आप जो है ये हमारे वोटिंग राइट्स पर जो है उसको उसको हावी हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर जलियांवाला बाग पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सारे देश के अंदर कितने डिटेंशन कैंप शुरू किए जा रहे हैं। कल 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 से बड़ी खबर चल रही है, और ये डिटेंशन कैंप में कौन लोग रहेंगे? जिनका वोटिंग राइट साबित नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अगला कदम यह है कि आप उनको नागरिक नहीं मानेंगे, आप उनको घुसपैठिया मानेंगे, और इन सब के लिए आप डिटेंशन, बंदी गृह जो है, अलग तरह के बंदी गृह बनाए गए हैं। जो जेल है उसमें तो आप कानून चलता है, यहाँ कोई कानून नहीं चलेगा। वो उनको ये माना जाएगा कि आप ये विदेशी हैं, और ये मुसलमानों के लिए ये सब किया जा रहा है। जो जो उनके नागरिकता का कानून जो है वो दूसरी तरीके से लाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 13 अप्रैल की बात है सन 1919 की। कांग्रेस के दो बड़े लीडर थे, सैफुद्दीन कोचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये विरोध कर रहे थे कि ये ताला जुबान पर, ताला जिस्म पर, हर तरह की कोई भी आवाज आप करें, आप ये भी मांग करें कि रोटी के दाम ज्यादा हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो वो भी आप सरकार के खिलाफ विद्रोह मानेंगे, और विद्रोह पर आप उनको बंद कर दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई नहीं, बेल नहीं मिलेगी आपको। तो इसके खिलाफ लगभग 10 से 20 हजार लोग जलियांवाला बाग के अंदर जुटे थे। और वो कौन लोग जुटे थे, वो बहुत आगे चलकर बहुत आपको हिम्मत बंधेगी कि आज हिंदुत्ववादी राजनीति का जवाब देने का अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो इसी विरासत को जिंदा करना है। तो इसमें ये लोग जुटे, और ये वहां का जनरल था डायर, ओ डायर, ये पंजाब का गवर्नर था, और उसके अंडर में एक ब्रिगेडियर था, जनरल रेनॉल्ड डायर। ये दोनों ही डायर थे, हालांकि इनकी स्पेलिंग दोनों के नाम की अलग थी। तो उन्होंने ये कहा, जो पंजाब का गवर्नर था, उसने आदेश दिया ब्रिगेडियर डायर को कि तुम सेना लेकर जाओ, और सेना लेकर ये जो सभा हो रही है, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये पंजाब जो है सारी जिंदगी याद रखेगा। तो आ गया। अगर आप जलियांवाला बाग गए हैं
तो जलियांवाला बाग देखेंगे कि आप एक छोटा सा रास्ता है अंदर जाने का, वही एक रास्ता है। उससे जब सभा चल रही थी तो ये सैनिक, और बदकिस्मती से वो सैनिक कौन थे? वो सैनिक गोरखा प्लाटून थी, वो पंजाब प्लाटून थी जिसमें सिख और हिंदू और मुसलमान तीनों होते थे, बलोच प्लाटून थी जिसके अंदर मुसलमान होते थे। जनरल, ब्रिगेडियर जनरल अंग्रेज लेकर जाता है उनको, और ये कत्लेआम करने के अंदर किनका साथ देते, किनका सहारा लेते हैं? वो सारे हिंदुस्तानी थे जो आज हम देख रहे हैं देश का सत्यानाश करने के लिए आरएसएस बीजेपी के लोग, जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी और हिंदुस्तानी कहते हैं, भारतीय कहते हैं, भारतीयकरण का नारा देते हैं, वो जिस तरह से करने में लगे हैं, तो उसी तरह से उसने सहारा लिया और मशीन गनों से फायरिंग की गई। बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं था, और ये बाहर आने का रास्ता नहीं था तो हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग, और उसकी कभी गिनती नहीं की गई। लेकिन हंटर कमीशन जो अंग्रेजों ने बिठाया था कि वहां पर क्या हुआ था, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो उन्होंने कहा कि 400 के खिलाफ 400 के करीब लोग मारे गए थे। तो वो बहुत कम आंकड़े, लेकिन वो 400 जो लोग मारे गए थे उससे भी हमारी जो साझी विरासत, शांति शहादतों की जो विरासत है उसका साफ पता लगता है। तो ये असल में मैं जलियांवाला बाग पर मेरी रुचि थी जानने की, और बहुत कोशिश कर रहा था नेशनल आर्काइव्स और दुनिया के अंदर जो दूसरे भारत के उस जमाने के दस्तावेज हैं, लंदन के अंदर, अमृतसर के अंदर, बॉम्बे के अंदर, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे, वो कहाँ गुम थे पता नहीं। पर एक अच्छा काम ये हुआ कि ये 13 अप्रैल 1994 को पता नहीं क्या अकल आ गई थोड़ी सी नेशनल आर्काइव्स को और भारत की सरकार को, तो उन्होंने उस जमाने के दस्तावेजों को पब्लिक कर दिया। इतने चौंकाने वाले, इतने परेशान करने वाले, इतने दुख देने वाले, लेकिन उतना सीने में जोश भर देने वाले भी दस्तावेज थे। और इनका 13 अप्रैल 1994 को जलियांवाला बाग में उसकी प्रदर्शनी की गई। ये दस्तावेज, इन दस्तावेजों में जो कहानी पता लगती है, जरा उसको सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर जो दस्तावेज है, अंग्रेजों के दस्तावेज हैं, उसमें 20,000 के करीब लोग जमा थे। और इन अंग्रेजों ने जो दस्तावेज जमा किए थे उसमें एक वृतांत है, एक आत्मकथा है एक महिला की, रत्ना देवी की। यह भी देश के सामने पहली बार आया 1994 के अंदर। रत्ना देवी 13 और 14 अप्रैल 1919 को रात जलियांवाला बाग में हजारों लाशों और जख्मियों के बीच में अपने पति की लाश के सिराने उन्होंने बैठकर बिताई थी। उनका रोंगटे कर देने वाला मूल बयान भी पढ़ने को मिलता है। मैं उनका मूल बयान रत्ना जी का वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं अपने मृतक पति के पास बैठ गई। मेरे हाथ बांस का एक डंडा भी लग गया था जिसे मैं कुत्तों को भगाती रही। मेरे बराबर में ही 3 और लोग गंभीर रूप से जख्मी पड़े थे। एक भैंस गोलियां लगने से के कारण बुरी तरह रेंग रही थी, और लगभग 12 साल का एक बच्चा जो बुरी तरह से जख्मी था और मौत से लड़ रहा था, मुझसे बार बार निवेदन करता था कि मैं उसे छोड़कर ना जाऊं। मैंने उसे बताया कि वो फिक्र ना करे, क्योंकि मैं अपने मृतक पति को, लाश को छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। मैंने उससे पूछा कि अगर उसे सर्दी लग रही है तो मैं उसे अपनी चादर उड़ा देती हूं, लेकिन वह तो पानी मांगे जा रहा था, लेकिन पानी वहां कहां था। तो खैर ये अगले दिन शाम को जो है इनको बचाने के लिए आते हैं और इनके पति की लाश को लेकर जाते हैं। वो बच्चा भी तब तक शहीद हो चुका है। अंग्रेजों के जो नेशनल आर्काइव्स के राष्ट्रीय अभिलेखगार के जो दस्तावेज है उसमें से 4 अक्टूबर सन 1919 को पंजाब का एक अखबार था, अभ्युदय अखबार में छपी 18 साल के अब्दुल करीम और 17 साल के रामचंद, 2 दोस्तों की कहानी है। ये अमृतसर से नहीं थे, ये लाहौर से आए थे इस सभा में शामिल होने के लिए। ये दोनों ही अमृतसर से नहीं बल्कि लाहौरियों के बेटे थे। अब्दुल रहीम की शहादत के तुरंत बाद जब परीक्षा फल प्रकाशित हुआ तो पंजाब विश्वविद्यालय की 10वीं की परीक्षा में वो सर्वप्रथम आए थे। ये दोनों की लाशें मिली, दोनों दोस्त उसमें शामिल होने आए थे। उसके बाद इन दस्तावेजों से हैदर साहब हमें यह भी पता लगता है कि
अंग्रेजों की जो वायुसेना थी उसने किस तरह से पंजाब के कुछ क्षेत्रों के अंदर हवाई बमबारी की। 14 अप्रैल 1919 को अंग्रेज वायुसेना ने एक जहाज नंबर 4491 जो जो BEZE 31वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा था को उड़ाते हुए कैप्टन कारबेरी ने 2:20 को लेकर 4:45 तक जबरदस्त बमबारी की थी शाम को। अंग्रेजी वायुसेना के रिकॉर्ड ने दर्ज इस हवाई बमबारी के ब्यूरो के अनुसार, ये सीधा वहां से पढ़कर सुना रहा हूं मैं आप उन दस्तावेजों से, समय 15:10, जगह गुजरावाला रेलवे स्टेशन, अब पाकिस्तानी पंजाब में है, के आसपास बमबारी से आग की लपटें उठ रही हैं। समय 15:20, स्थान गुजरावाला के उत्तर पश्चिम में 2 मील दूर एक गांव, लगभग 150 लोगों की भीड़ पर बमबारी। गांव में मशीन गन से 50 राउंड गोली चलाई गई। समय 15:30, स्थान पहली वाली जगह से 1 मील दक्षिण की ओर 50 लोगों की भीड़ पर बमबारी। गांव में मशीन गन द्वारा 25 राउंड गोलाबारी। एक खेत में 200 लोगों की भीड़ पर बमबारी। लोग भागकर एक घर में घुसे जिस पर 30 राउंड मशीन गन से गोलाबारी। समय 15:40, स्थान गुजरावाला नगर, शहर के दक्षिण में लोगों की भीड़ पर बमबारी। सड़कों पर चलते हुए देसी लोगों पर मशीन गन से 100 राउंड गोलाबारी। 15:50 पर जब बम वर्षक जहाज लाहौर के लिए चला तो कोई प्राणी सड़कों पर नहीं था। समय 16:45, लाहौर हवाई अड्डे पर बम वर्षक जहाज की सही सलामत वापसी। हजारों राउंड फायरिंग की जाती है हवाई जहाज से, तोप के गोले दागे जाते हैं हवाई जहाज से, और बहुत सारी जगह लोग जमा हैं और ये मुमकिन है कि वो रोलट एक्ट का ही विरोध करने के लिए वो नमाज पढ़ रहे हों, वो जागरण, वो किसी आरती में हो रहे हैं। तो हजारों लोग मारे गए होंगे, लेकिन आजादी के बाद भी हमने उनका कोई ब्यौरा जो पाकिस्तान में, और ना हमने अपनी यहाँ, ये इलाका तो पाकिस्तान में चला गया, वहां पर भी मैं नहीं समझता हूं कि उसकी कोई जगह उन्होंने इकट्ठा की है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोग दलाल अंग्रेजों के, खासतौर पे आरएसएस आज ये बताती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाना ही था, तो अंग्रेज बहादुर थे, उन्होंने राज किया तो हम क्या कर सकते थे, इसीलिए हम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं हुए। और शहीद जो होते हैं उनमें कोई बुनियादी कमजोरी होती है उनके कॉज के, जिसके लिए हमको शहीदों का हम सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन उस जमाने में जो हुआ है, जो अंग्रेजों के दस्तावेजों में है, उसका आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि हमारे पास समय कम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बताएंगे। यानी इसका एक विरोध ये हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाद में मुस्लिम लीग बनाई, उन्होंने 28 मार्च सन 1919 को सेंट्रल असेंबली, जो वहां की अंग्रेजों ने पार्लियामेंट बनाई हुई थी, उसके अंदर इसको काला कानून कहते हुए पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद अहमदाबाद, जो आज हिंदुत्ववाद का गढ़ है, 11-12 अप्रैल 1919 को प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के दफ्तर, नगर मजिस्ट्रेट, फ्लैग स्टाफ, जो मिलिट्री का दफ्तर था, अहमदाबाद जेल, मुख्य टेलीग्राफ केंद्र और 26 पुलिस चौकियों को आग लगाई थी। आरएसएस का गढ़ है गुजरात, लेकिन गुजरात के लोग भी आरएसएस के कब्जे में आने से पहले बहुत बहादुर थे। स्वयं इन दस्तावेजों से यह भी पता लगता है कि अंग्रेज सत्ता के विरोध के केंद्र केवल बंगाल और पंजाब ही नहीं थे, सारा देश के अंदर था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सारे खिताब लौटाए थे। समय आ गया है जबकि सम्मान के पदक वर्तमान अपमान के संबंध में हमारी लज्जा के प्रतीक बन गए हैं। गुरुदेव का मैं खत जो उन्होंने अंग्रेजों को लिखा था, और ये नेशनल आर्काइव्स ने उसको पब्लिक किया है। और मैं अपनी ओर से खड़ा रहना चाहता हूं हर प्रकार की विशिष्टता के बिना अपने देश के लोगों के साथ, जिनको साधारण आदमी होने के कारण एक ऐसा अपमान और जीवन सहना पड़ रहा है जो इंसान के लिए किसी भी तरह स्वीकार योग्य नहीं है। सरकारी कर्मचारियों ने सारे देश में बड़े पैमाने पर प्रतिरोध किया। उसके बाद ये जो प्रदर्शनी लगाई गई नेशनल आर्काइव्स के जरिए, उन्होंने वो साहित्य छापा जो अंग्रेजों ने बैन किया था उस जमाने में। ये साहित्य मैं पहले, इसमें से इस साहित्य का बड़ा हिस्सा मैं इस प्रदर्शनी से पहले मैं हासिल कर चुका था, और उस पर मैंने लिखा भी था। आप ये समझ लीजिए कि लगभग 200 बड़े काम, बड़े दस्तावेज, नाटकों के संग्रह, गीतों के संग्रह, लेखों के संग्रह जब्त किए गए। और
ये देश की सभी भाषाओं में थे। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये, आज आप उर्दू को गाली बकते हैं, उर्दू अब बंगाल की भाषा कर देगी ममता। ममता जो है वो उस तरह की बात करते हैं, लेकिन उर्दू का नंबर इन अखबार के दस्तावेजों को, जब्त दस्तावेजों में कौन सा नंबर था, वो दूसरा नंबर था। इसको भी ये इस प्रदर्शनी से पता लगता है। और ये आप इस बात को समझ लें कि 90 हिंदी के किताबें जब्त की गई थी, 60 उर्दू की किताबें जब्त की गई थी, 20 गुजराती की, 10 तमिल की, उड़िया, तेलुगु। इस उर्दू की किताबों को, जिसको जिसको आप कहते हैं कि मुसलमानों की भाषा है, उसने आजादी की लड़ाई में उनका जो साहित्य जब्त किया गया था वो दूसरे नंबर पर था। और उसमें से जो कुछ नज्म है, उस एक नज्म का एक हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। बेगुनाहों पर बमों की बेखतर बौछार की, दे रहे हैं धमकियां बंदूक तलवार की। पाक की जालियों में निहत्तों पर चलाई गोलियां, पेट के बल भी रेंगाया जुल्म की हद पार की। जुल्म डायर ने किया था रंग जमाने के लिए, हिंद वालों को मुसीबत में फंसाने के लिए। खून से पंजाब के डायर की लिखी डायरी, रूबरू रख दी मेरी तबीयत जलाने के लिए। बागे जलिया में शहीदों की बने घर यादगार, जाएंगे आशिके वतन आंसू बहाने के लिए। हम उजड़ते हैं तो उजड़े, वतन आबाद रहे, मर मिटे हैं हम के अब वतन आजाद रहे। वतन की खातिर जो अपनी जान दिया करते हैं, मरते नहीं हैं वो हमेशा के लिए जिया करते हैं। उर्दू जबान के अंदर है, एक मुसलमान शायर की नज्म है जो जब्त की गई। और आरएसएस वाले बहुत संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत हिंदुओं की जबान है। 1800 जलियांवाला बाग के कत्लेआम के खिलाफ संस्कृत की हमको एक नज्म, 2 पंक्तियां बताइए उसके विरोध के अंदर, हमको बताइए आप। ये जबानें थी भारत के लोगों की, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, ये सारी भाषाएं इसके अंदर, ये साहित्य जब्त हुआ। और उसके बाद दूसरी एक बात बहुत बहुत ही बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली, वो हमारे इसके अंदर वो फोटो आएंगे, कैसे हिंदू मुसलमान सिखों को तीनों को बिठाकर उनको पेट के बल रंगवाते थे। वो फोटो, हम ओरिजिनल फोटो जो मैंने हासिल किए हैं वो स्वतंत्र पर आप देखेंगे। वो क्या करते थे, ये हिंदू मुसलमान की जो एकता थी उसको उसको उसका अपमानित करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए उनको एक साथ करके उनको उनके गले में जूते डाल दिया करते थे और उनको लाहौर और अमृतसर की गलियों में और पंजाब के शहरों के अंदर चलवाया करते थे। और 3 की पंक्ति बनाते थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, कि अच्छा तुम बहुत एकता की बात करते हो, तुम सब ये करते हो। उसके बाद ये जो जलियांवाला बाग की कुर्बानियों की जो दास्तान है वो पूरी नहीं होगी अगर हम इनकी कुर्बानी की बात ना करें, उधम सिंह की कुर्बानी की बात नहीं करें। उधम सिंह जलियांवाला बाग के अंदर उस दिन मौजूद नहीं थे, लेकिन अमृतसर के अंदर थे। वो अमृतसर के अंदर थे, अमृतसर में थे। भगत सिंह को अपना अपना हीरो मानते थे, भगत सिंह को अपना हीरो मानते थे। हर वक्त भगत सिंह का फोटो उनकी जेब में रहता था। तो इन्होंने जब सुना तो ये अगले दिन राहत के काम के लिए गए, राहत के काम के लिए गए। और वहां उनको उनको ये पता था कि 2 अफसरों का काम है, एक रेनाल्ड डायर और दूसरा ब्रिगेडियर डायर और जनरल डायर, इनका काम था। तो इन्होंने इनसे बदला लेने का फैसला किया। इनकी उम्र थी 20 साल। बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया जरा सुन लीजिए। ये डायर जो जिसने गोली चलाई थी उसकी तो 1927 में मौत हो गई थी, लेकिन जो गवर्नर था वो जिंदा था और वो लंदन के अंदर रहता था, ये इनको पता था। तो ये 21 साल इन्होंने लगाए इंग्लैंड पहुंचने की कोशिश करने में। और ये कहां कहां गए वो जरा सा सुन लीजिए जनाब। ये गए, मिस्र गए, कीनिया गए, उगांडा गए, अमेरिका गए, समाजवादी रूस में वहां गए। और वहां पर ये क्या करते थे, जहां जाते थे वहां मजदूर आंदोलन की मदद करते थे।
2 जगहों पर इन्होंने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की। उधम सिंह जी ने कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की, और ये बढ़ई का काम करते थे, ये मोटर मैकेनिक बन जाते थे, ये सब कुछ काम कर लेते थे। और कैसे कोई इंसान वो सारे सफर कर सकता है, किस तरह से ये गए, और खैर किसी तरह ये एक पासपोर्ट हासिल करके ये लंदन पहुंच गए। और लंदन पहुंचकर जब ये वहां पर थे तो इनको ये पता लगा कि एक सभा हो रही है कैक्सटन हॉल में सभा हो रही है, और वहां पर जो रेनॉल्ड डायर है, सॉरी माइकल ओ डायर है, जो गवर्नर था, वो एक सभा में आ रहा है। और ये सभा जो है जलियांवाला बाग को सेलिब्रेट करने के लिए, कत्लेआम को सेलिब्रेट करने के लिए हो रही है। इन्होंने क्या किया, एक किताब के अंदर एक खांचा बनाया, एक खांचा बनाकर उसके अंदर पिस्तौल रखा और उसको लेकर उसमें चले गए, और कैक्सटन हॉल में उन्होंने गोली चलाई 13 मार्च 1940 को। और उसके बाद जो होता है जरा वो सुनिए। इनको पकड़ लिया गया, और उसके बाद इनका पिस्तौल भी जो है वो जाम हो गया था, तो वो दूसरे लोगों को नहीं मार पाए। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे इनका नाम पूछा गया। हैदर साहब, इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम बताया, मोहम्मद सिंह आजाद। मोहम्मद सिंह आजाद। अच्छा, इसमें मोहम्मद सिंह आजाद का नाम बहुत साफ है, एक हिंदू है, एक सिख है, एक मुसलमान है। चंद्रशेखर आजाद, अशफाक खान और भगत सिंह। इसमें कुछ जो बेवकूफ और जो फुसफुसे सेकुलर लोग हैं, उन्होंने इसमें क्या किया कि आजाद तो हिंदू नाम हो नहीं सकता है क्योंकि उर्दू का नाम है, तो उसमें मोहम्मद सिंह आजाद कर दिया है। पढ़े लिखे लोगों ने ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने मोहम्मद सिंह आजाद को लेकर जो किया वो भी दस्तावेज आपके सामने पेश होगी। उसमें उन्होंने कहा जो मुझे मोहम्मद सिंह आजाद नाम नहीं देकर बुलाएगा वो मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और कथा बताना चाहता हूं, वो ये है कि मैं उधम सिंह जी पर 40 साल से लिखता हूं, उनकी शहादत पर और इस पर। और वो एक गरीब सिख परिवार से थे, और इतना गरीब सिख परिवार था कि वो ये दोनों भाई जो थे, ये दोनों के दोनों एक सिख अनाथालय में थे। ये मैंने लिखा कि वो एक गरीब परिवार से थे, और वो परिवार जो है उसको आप दलित परिवार ही कहेंगे। दलित का मतलब जाति नहीं, यानी जो परेशान दबा कुचला है। मेरे पर इतने लीगल केसेस किए गए, अपने आप को वो कहने वाले कि आपने उधम सिंह जी का बदनाम किया है। ये तो कंबोज थे, ये तो राजपूत थे। यानी इतना मैंने उनसे बहस की कि अरे भाई, जब आप वहां रह रहे थे, आज आपको अच्छा, ये आरएसएस वालों ने शुरू करा है। आरएसएस वालों ने उधम सिंह जी को कंबोज बनवाकर एक कंबोज सभा बना दी है, और वो ये कहना वो तो कम्युनिस्ट नहीं थे और वो तो कंबोजवादी थे। तो मैंने वो जो कई वकील जो मुझे नोटिस भेजते थे, मैंने उनसे कहा भाई एक बात बताओ, चलो तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे जेल में डलवा सकते हो, पर एक बात बताओ, ये कंबोज सभा तब कहां थी जब ये कंबोज परिवार के दोनों बच्चे अनाथालय में, एक सिख अनाथालय के अंदर ये पल रहे थे। तब तुम्हें कंबोज शान और कंबोज जो आपकी पहचान है वो आपको याद नहीं आई थी। लेकिन देखिए क्या क्या हो रहा है कि इन शहीदों को जो है आप जातियों में बांट दे रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं मोहम्मद सिंह आजाद हूं, और अगर हिंदू मुसलमान सिख साथ नहीं होंगे तो उनसे नहीं लड़ सकते हैं। और उनका जो मरने से पहले जो जब उनको शहीद किया गया 31 जुलाई सन 1940 को पेंटाविन जेल के अंदर, वो सुन लीजिए, वो जो उनकी तकरीर है। मुझे मौत की सजा की कतई चिंता नहीं है, उससे मैं खौफजदा नहीं हूं और ना ही मुझे इसकी परवाह है। मैं एक उद्देश्य के लिए जान दे रहा हूं। अंग्रेज साम्राज्य ने हमें बर्बाद कर दिया है, मुझे अपने वतन की आजादी के लिए जान देते वक्त गर्व हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद मेरे वतन के हजारों लोग मेरी जगह लेंगे, और वहशी दरिंदों अंग्रेज शासकों के देश से खदेड़ कर देश आजाद और अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विनाश होगा। मेरा निशाना अंग्रेज सरकार है, मेरे अंग्रेज जनता से कोई बैर नहीं है। मुझे इंग्लैंड की मेहनत कर जनता से गहरी हमदर्दी है। मैं इंग्लैंड की साम्राज्यवादी सरकार के विरोध में हूं,
और फिर वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो हिंदू मुसलमान सिख एकता का नारा लगाते हैं। एक और बात, आखिरी बात है, क्योंकि हम इसको 40 मिनट के अंदर खत्म करना चाहते हैं, कि हमने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि वहां क्या हुआ, लेकिन इतनी सारी दुनिया में फजीयत हो रही थी जलियांवाला बाग की कि उन्होंने एक हंटर कमीशन बिठाया और हंटर कमीशन ने पूरे एक कथा बयान की। और हम जो हजारों लोग मारे गए, चलिए उसको छोड़ देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई हंटर कमीशन, बिल्कुल हंटर कमीशन के पास जो है वो सब वो जानकारी सही है। हंटर कमीशन ने बताया 381 लोगों की लिस्ट है, ये आप गूगल में जाएंगे आपको मिल जाएगा। हंटर कमीशन ने जो गुजरांवाले के शहीदों की जो रपट है, 381 शहीदों में से 220 हिंदू हैं। ये रपट जो है ना, देखिए अंग्रेज क्या है, मतलब डिटेल्स में बहुत जाते थे। एक तो वो अभिलेखागार बनाते थे, आर्काइव्स बनाते थे। अभी आर्काइव्स बनाने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया, उसकी वजह से हम उनके बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो उसमें क्या है कि जो लिस्ट है उसमें नाम है, आपका धर्म है, आपका पेशा है, आप कहां के रहने वाले हैं, ये 4 कॉलम है इसके अंदर। तो उसमें साफ आप जान सकते हैं 381 शहीदों में से 220 हिंदू हैं, 94 सिख हैं और 61 मुसलमान हैं। और इनमें से 6 की शिनाख्त नहीं हो सकी। वो शिनाख्त इसलिए नहीं हो सकी कि वो 6 जो हैं वो छोटे बच्चे बच्चियां थे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां थे। और इनमें कौन कौन है जरा सुन लीजिए। हिंदू मुसलमान सिख हैं जी, हिंदू सब जातियों के हैं, उनकी जाति भी लिखी है। सिख सब जातियों के हैं, मुसलमान सब जातियों के हैं। ज्यादा कश्मीरी हैं, 40 कश्मीरी हैं। जिस कश्मीर को आप सबसे ज्यादा गाली बकते हैं, जिसको आप बदनाम करते हैं, जिनको जिंदा रहना कश्मीर के अंदर हिंदुत्ववादी शासकों ने उनका दूभर कर दिया है, जरा सी देर के अंदर गोली मारना, उनको बंद करना, ये सब चल रहा है। 40 से ज्यादा कश्मीरी शाल बनाने वाले, या अमृतसर के अंदर वो वजन ढोने का काम करते हैं, वो थे ये लोग जो वहां सुनने आए थे, जो बैठने आए थे। ये किन जातियों से थे जरा सुन लीजिए। दुकानदार, वकील, सरकारी मुलाजिम, लेखक, बुद्धिजीवी, लोहार, जुलाहे, तेली, नाई, खलासी, सफाई कर्मचारी, कसाई, बढ़ई, कुमार, कालीन बुनने वाले, राजमिस्त्री, मोची, सब जातियों के लोग थे। तो हम, मेरे प्यारे दोस्त, हमको इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि ये जो हमारे देश की जो आजादी है, हमारे देश का जो ढांचा है, हम जो हिंदू मुसलमान सिखों ने मिलकर ये देश बनाया, जिसकी लड़ाई की वजह से आरएसएस कांग्रेस से अलग होकर, हेडवार अलग होकर कहा था, क्योंकि गांधी जी और कांग्रेस जो है हिंदू मुसलमान सिखों का साझा देश चाहती है, हम नहीं मानते हैं, हम तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं है, हमको मुसलमानों से दुश्मनी है। साफ लिखा हेडवार और आरएसएस के जितने भी दलाल हैं, अंग्रेजों के जितने भी दलाल हैं। तो इसको हमको अच्छे तरीके से समझना है, इसको अच्छे तरीके से जानना है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर उस जमाने में अंग्रेजों का जो रॉलेट एक्ट था, अगर आप डंडा सरेंडर करते थे तो आपको 1 आना मिलता था। मान लीजिए आप गांव के लोगों ने कहा जी हम ये 10 डंडे लाए हैं, हमने लड़ने के लिए रखे हुए थे, 10 रुपए, 10 आना मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अंग्रेजों के विरोध किताब देते थे तो 2 आने मिलते थे। यानी आपके दिमाग में विचार देने वाली किताब नहीं होनी चाहिए, जो आज आरएसएस वाले भी कर रहे हैं। किताब पर प्रतिबंध, यूनिवर्सिटी में सारी किताबों से बाहर आना, सिर्फ धार्मिक चीजों को पढ़वाना। तो एक बड़ा मजाक है कि वहां पर उर्दू अलिफ बे पे ते का किताब था, नूरानी सिपारा, वो अगर आप जमा कराते थे तो 2 आने मिलते थे। ये भी अंग्रेजों के दस्तावेज से है। तो ये हमारी जो विरासत है, हम जो करना चाहते हैं, हमें जो समझना है, आज जलियांवाला बाग की जरूरत है, शासकों को जरूरत नहीं, वो उसके खिलाफ कर रहे हैं। हमने हिंदू मुसलमान सिखों ने जो मिलकर इस जमीन को सैराब किया, इस जमीन को अपने खून से जो
उन्होंने हमारी धरती में फसल उगाई है, हमारे इस गुलशन को बनाया है, हमने उसको याद रखना है। हमने अपने मोहल्ले के अंदर, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के अंदर, अपने परिवार के साथ इसको साथ रखना है। और मैं इससे पहले साथी शशि प्रकाश का एक गीत इन शहीदों की याद में, जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में, उसकी कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूं। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियां बहती रहेगी। नीलिमा भी ज्वाइन करेंगी इसको, हम मुझसे अकेले नहीं उठ रहा है तो जी। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियां बहती रहेंगी, नदियां बहती रहेंगी, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जी हाँ, कारवां तभी चलता रहेगा अगर आप लोग साथ देते रहें। ये इतिहास है, आने वाले वक्त में आपको किताबों में मिले या ना मिले, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकें इतिहास का, ये सच जो दस्तावेजों के साथ आपको बताया गया है, इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। हम शमशुल साहब से कहेंगे कि ऐसे ही इतिहास को जो दस्तावेजों के साथ जो सच छुपे हैं, बराबर द स्वतंत्र के लोगों को और देश को बताते रहें। शुक्रिया, नमस्कार।